हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि क्लास 11th के हमारे सभी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। फिलहाल आप सभी सोच रहे हैं कि सर एग्जाम की अच्छे तरीके से तैयारी किस प्रकार हो। इसके लिए हमने सफलता बैच लॉन्च किया है, जिसमें हम सभी महत्वपूर्ण परिभाषा, नियम, डेरिवेशन, सिद्धांत सब हम करा रहे हैं। तो फिलहाल हमने पूरी आपकी केमिस्ट्री की किताब के महत्वपूर्ण परिभाषा करा दिए हैं, ये बात आप जानते ही हैं। फिलहाल नियम भी हमने करा दिया है केमिस्ट्री का, वो भी आप सभी ने देखा, प्यार दिया, सपोर्ट किया, इसके लिए दिल से शुक्रिया। और फिलहाल सबसे इंपॉर्टेंट बात आज जो हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का, तो फिजिक्स में भी हम सबसे पहले आप सभी से प्रॉमिस किए हैं कि पूरी आपकी फिजिक्स है ना, तो फिजिक्स के जितने भी 50 हम कह रहे हैं कि महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, इसको पहले हम कंप्लीट कराएंगे। जैसे ही परिभाषा कंप्लीट होगा फिर हम नियम, और नियम के बाद फिर आता है हमारा सिद्धांत, तो इसको हम देखेंगे। तो फिलहाल इसका पार्ट 1 हमने 50 महत्वपूर्ण में, जो पार्ट 1 कल हमने वीडियो लाए थे, जिसमें हमने कहा था कि 15 लगभग महत्वपूर्ण परिभाषाओं को करा दिए हैं। फिर आगे के और बचे हुए हैं, इसको हम पार्ट 2 में हमने कराने का आप सभी से प्रॉमिस किया है, तो उसके लिए हम वीडियो लेकर आ चुके हैं। आपको कल का याद है ना, ये सभी समान त्वरण क्या होता है, सदिश अदिश राशि क्या होता है, इससे पहले जो हमारा समान गति, असमान गति, ये सब हमने करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में महत्वपूर्ण परिभाषा पार्ट 1 के नाम से लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके पीछे की पढ़ाई कर सकते हैं। फिलहाल अभी नहीं, अभी आगे के देख लीजिए, फिर जाकर उसको देखिएगा पार्ट 1 को। फिलहाल पार्ट 2 में आ गए हैं, तो पार्ट 2 का चलिए हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 15 हमने क्वेश्चन देखे थे, 15 के बाद 16 नंबर हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, और जो कह रहा है कि समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं। यहाँ पे क्या कहा गया, समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं। तो परिभाषा क्या है जी, सिंपल सा है कि जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर समान चाल से गति करता है तो उसे ही हम समान वृत्तीय गति कहते हैं। बताइए, कोई समझने वाली यहाँ पे बात है जी, कि जब कोई वृत्ताकार पथ पर, ये एक मान लेते हैं एक रास्ता है, वृत्तीय रास्ता है, वृत्ताकार रास्ता है, तो जब किसी वृत्ताकार रास्ता पर कोई भी वस्तु है वो समान चाल से या हम कह सकते हैं समान वेग से गति कर रहा होता है, इस पर चल रहा होता है, इस पर गति कर रहा होता है, तो उस गति को समान वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है, समझ गए हैं। जैसे कि उदाहरण कि घड़ी की सुई का घूमना, घड़ी का जो सुई होता है वो समान रूप से वृत्तीय गति करता रहता है, ठीक है ना, तो उसी को हम क्या कहेंगे, समान वृत्तीय गति कहेंगे। महत्वपूर्ण यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जिसको आप याद रखिएगा। सबसे पहली बात कि चाल समान रहती है, समान वृत्तीय गति में चाल समान रहता है, वेग की दिशा बदलती रहती है। बिल्कुल सही बात है जी। मान लेते हैं सपोज डेट ये वस्तु है, कभी दिशा इधर होगी, कभी दिशा इधर होगी, कभी दिशा इधर होगी, कभी इधर होगी, कभी इधर होगा, तो कभी इधर होगा, तो कभी इधर होगा, तो मतलब दिशाएं बदलती रहती हैं। दूसरा, तीसरी बात कहा गया अभिकेंद्रित बल आवश्यक होता है। जो अभिकेंद्रित बल जो होता है यहाँ पे बिल्कुल आवश्यक होता है, लगता है। ठीक है, तो ये मुख्यतः तीन जो पॉइंट्स हैं उसको भी आप याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उतना ही हम जानेंगे जितना हमारे एग्जाम में लिखना है, हमें जितना हम लिख दें हमें फुल नंबर मिल जाए, उतना ही हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं कि आपका एग्जाम जो है बहुत ही नजदीक आ चुका है। अब हमें उतना ही पढ़ना है, वही क्वेश्चन पढ़ना है, वही संभावित प्रश्नों को देखना है जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। साफ बात समझ के होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या बात है। नेक्स्ट अगला आता है हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, अधिकतम ऊंचाई और उड़न काल का सूत्र लिखिए। अब देखिए, अधिकतम ऊंचाई और उड़न काल का यहां से हमसे सूत्र पूछा गया है, ठीक है ना। चलिए, तो अधिकतम ऊंचाई और उड़न काल का सूत्र यहां पे हमसे पूछा गया है, ठीक है। चलिए, कोई नहीं जी, अधिकतम ऊंचाई और उड़न काल का सूत्र पूछा गया है, ये तो हमने बहुत बार बताया भी है, इसलिए मैं देखना भी चाहूंगा कि क्या आपको सभी याद भी है। देखिए, चलिए हम अधिकतम ऊंचाई का पहले डिस्कस कर लेते हैं। अधिकतम ऊंचाई का क्या होता है फॉर्मूला, तो अधिकतम ऊंचाई को हम h से दर्शाते हैं। h इक्वल टू होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बाई
2g होता है। तो ये आपको फॉर्मूला ये याद भी होगा आपको, यही ना फॉर्मूला है जी, h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होता है। ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ पे अब मैं बता दूं, यहाँ पे अगर आपको याद करना हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर h क्या है, h हमारा है अधिकतम ऊंचाई, तो ये तो आपको पता चल गया। u क्या है, तो u है प्रारंभिक वेग। यहाँ पे g क्या है, तो गुरुत्वीय त्वरण है। चलिए, तो इतनी बात आप सबसे पहले तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है ना। यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिखे गए हैं कि प्रक्षेप गति से संबंधित होता है, मतलब अधिकतम जो ऊंचाई होता है प्रक्षेप गति से संबंधित होता है, और जी जो है गुरुत्वीय त्वरण है। तो बिल्कुल सही बात है, गुरुत्वीय त्वरण कहें या गुरुत्व त्वरण कहें, दोनों बात एक ही है। एक यहाँ पे हम आपको होमवर्क देंगे, और मैं ये होमवर्क देने का मेरा मकसद ये है कि क्या आपको सच में अभी अगर कोई पूछ दे कि बताइए रियल में कि उड़न काल का सूत्र क्या होता है, तो क्या आपको पता है? अगर पता होगा तो कमेंट में आप हमें ज़रूर बताइएगा। फॉर्मूला अगर कमेंट में ना लिख सके तो कम से कम बता दीजिएगा, हाँ सर हमें पता है। ये नहीं कि आप भैया आप जाकर गूगल से मार कर देखें या सर्च करके फिर देखकर फिर आप बताएं, ऐसा नहीं। अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप जाइए पहले सर्च करके देखिएगा, फिर आप बताइएगा कि हाँ सर हमने यूट्यूब पर या गूगल पे हमने सर्च किया, देख लिया, अब हमें याद हो गया है। तो उड़न काल का आपको क्या हम होमवर्क दे रहे हैं, उड़ान काल का फॉर्मूला। तो उड़ान काल का फॉर्मूला आपको तैयार करना है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको सबसे पहले तो मैं कह दिया, इतना आपको तैयार करना है, ठीक है। अगला हमारा आता है जड़त्व गति किसे कहते हैं। मैं आपको बता दूं, जड़त्व गति जो होता है, जड़त्व को ही हम, जड़त्व जो गति होता है इसी को प्रथम न्यूटन के गति के प्रथम नियम के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है ना। चलिए इसमें क्या बात बताया गया है, तो यहाँ पे हमने बता दिया है कि वस्तु अपनी विश्राम या समान वेग की अवस्था बनाए रखने का गुण ही जड़त्व कहलाता है। जड़त्व गति का मतलब होता है कि वस्तु अपनी विरामा, ठीक है ना, मतलब विरामा कहे या विश्राम कहे, तो वस्तु अपनी विश्राम या समान वेग की अवस्था बनाए रखने का जो गुण होता है वही जड़त्व कहलाएगा। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा इसका मतलब क्या है, मैं आपको सिंपल सा बता दूं कि जब कोई भी वस्तु, जब वो, इसका मतलब आप यही हो सकता है, यही होता है कि जब कोई भी वस्तु या तो स्थिर होगा, या तो वो स्थिर होगा, ठीक है ना, या तो वो क्या होगा, गतिमान होगा, यही ना चीजें होंगी जी। या तो कोई वस्तु स्थिर होगा या गतिमान होगा। तो जब कोई भी वस्तु अगर स्थिर है ना, ठीक है, ध्यान से समझेंगे, जब कोई भी वस्तु अगर स्थिर है तो वो सदैव स्थिर ही रहना चाहता है, सदैव स्थिर रहना चाहता है। और जब कोई भी वस्तु अगर गतिमान है तो वह हमेशा गतिमान ही रहना चाहता है, उसी वेग से क्या रहता है, उसी वेग से गतिमान रहना चाहता है। कब तक? जब तक कि उस वस्तु पर बाहर से कोई बल ना लगाया जाए तब तक। तो यही बातें कहा जा रहा है कि कोई भी वस्तु अगर स्थिर है, जैसे ये बोर्ड स्थिर है तो ये सदैव यहीं पे रहना चाहेगा। ऐसा नहीं है कि ये स्थिर है तो ये गति करना चाहता है, ऐसा नहीं है। और कोई भी वस्तु अगर गतिशील है, गति कर रहा है, तो वो चाहता है कि गति करते रहे हम, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब यही है दोस्त। इसका जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं कि कोई वस्तु स्थिर है तो वो सदैव स्थिर रहना चाहता है, और कोई वस्तु गतिशील है या गतिमान है तो वो सदैव गतिमान रहना चाहता है। यह गुण ही जड़त्व कहलाता है या जड़त्व गति कहलाता है, समझ रहे हैं। मतलब ऐसी गति जिसमें वस्तु अगर स्थिर है तो वो सदैव स्थिर रहना चाहता है, और गतिमान है तो सदैव गतिमान रहना चाहता है, तो उस गति को जड़त्व गति कहते हैं। यही आप बोल देंगे, या तो आप सिंपल से यही लिख दें कि कोई भी मतलब वस्तु का अपनी विश्राम में है, मतलब स्थिर है, या समान वेग की अवस्था बनाए रखने के लिए, या कोई गतिशील है तो वो समान वेग से गतिशील
बनाए रखने का जो गुण होता है जड़त्व कहलाता है। सिंपल सा मतलब दोनों का एक ही है। मैं सबसे अच्छा यही कहूँगा कि आप कहिएगा कि किसी वस्तु की ऐसी गति जो जिसमें वस्तु स्थिर है तो वो सदैव स्थिर रहना चाहता है, और गतिशील है तो वो सदैव गतिशील या गतिमान रहना चाहता है, तो उस गति को जड़त्व गति कहते हैं। ठीक है, इतना कह देंगे। उदाहरण क्या है, चलती बस अचानक से रुकने पर यात्री आगे झुक जाती है। बिल्कुल सही बात है। बस चल रही है, आप खड़े हैं बस में, अचानक से जैसे ही गाड़ी रुके आप तुरंत आगे किस तरीके से हम लोग हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जब वस्तु गतिशील था, बस तेजी से चल रहा था, ठीक है, तो वो अचानक से रुका तो हमारी जो शरीर है वो भी तो तेजी से चल रही थी ना। हमारी शरीर है वो बस की स्पीड से ही चल रहा था। तो जब अचानक से बस रुका तो हमें हमारा जो शरीर है वो चाहता है गति करना, तो गति नहीं करेगा, इसीलिए हम अचानक से गिरने लगते हैं। तो वो चीजें हैं, वो हमने न्यूटन के गति का नियम जब हम पर्सनली पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको पूरे डिटेल में समझाएंगे जी। अगला आता है, इसमें दो चीजें याद रखेंगे, द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जड़त्व का नियम द्रव्यमान पर निर्भर करता है कि कोई वस्तु 1 किलोग्राम का है या 10 किलोग्राम पर है, इस पर निर्भर करता है। दूसरा, न्यूटन के प्रथम नियम कहते हैं, मतलब जड़त्व गति को ही न्यूटन का प्रथम नियम कहते हैं। ये सभी बातें आपको पता होनी चाहिए। ओके, अच्छी बात है जी। स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, मुझे खुशी होती है कि अगर आप सभी अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होता है जी। चलिए यहाँ पे बल और संवेग का परिभाषित कीजिए। बल किसे कहते हैं जी? तो बल का यहाँ पे हमने परिभाषा लिखा है कि वस्तु की अवस्था बदलने के कारक को बल कहते हैं। वस्तु की अवस्था बदलने का जो कारक होता है उसी को बल कहते हैं। सपोज कोई वस्तु है वो इस तरीके से है, आयताकार है, इस पर हमने चारों बगल से, इस पर चारों दिशाओं से हमने इस पर क्या लगा दिया? बल लगा रहे हैं, ठीक है ना। चारों दिशाओं से अगर हम इस पर बल लगा देते हैं तो ये वस्तु सपोर्टेड ऐसे हो गया। तो पहले इसकी अवस्था इस प्रकार थी, अब इसकी अवस्था गोलाकार हो गई है। तो वस्तु की अवस्था बदलने वाला जो कारक होता है वही कारक बल कहलाएगा। तो वस्तु की अवस्था बदलने वाले कारक को बल कहते हैं। या बल को, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी हमने लिखा है कि गेंद को धक्का देना। कोई गेंद है स्थिर है, उसको धक्का देंगे, जाहिर सी बात है अगर कोई भी गेंद है अगर हम पैर से मारेंगे ना तो जाहिर सी बात है इसकी अवस्था बदलेगी। पहले जो ये गेंद गोलाकार था, थोड़ा सा ही सही पर थोड़ा सा तो दबेगा ना गेंद, अगर हवा हल्की सी भी कम रहेगी तो दब जाएगा। तो वही चीज़ है, उसकी अवस्था बदल जाती है। चलिए ये नहीं समझ में आया तो ये तो समझ में आ गया ना, ये याद रखिएगा। अब बल बराबर फॉर्मूला होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा उस वस्तु के त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। तो ये भी आप कह सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ समझ के होंगे। इतना लिख लीजिएगा, फॉर्मूला लिख लीजिएगा। और इसका मात्रक जो होता है वो क्या होता है? न्यूटन होता है। इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। या सीजीएस पद्धति में कहें तो डाइन होता है, ठीक है ना। ये आप याद रखेंगे, डाइन, हाँ जी डाइन ही होता है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। सीजीएस पद्धति में डाइन, एसआई पद्धति में या एमकेएस पद्धति में न्यूटन, ठीक है। अगला आता है, किसी वस्तु का द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। बिल्कुल सही बात है जी। संवेग का फॉर्मूला होता है, संवेग को हम P से दर्शाते हैं। संवेग P बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। तो ये फॉर्मूला है। तो यही तो हम कह रहे हैं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा उस वस्तु के वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, ठीक है। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। संवेग का यहाँ पे मात्रक याद रखेंगे। संवेग का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड,
ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। बिंदु में यहाँ पे एक चीजें याद रखेंगे, संवेग क्या होता है, सदिश राशि होता है। कौन सी, संवेग सदिश राशि होता है, द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। संवेग जो है द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करेगा। स्क्रीनशॉट, अच्छी बात है जी, ऐसे स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। अगला आता है घर्षण बल और अभिकेंद्रित बल किसे कहते हैं। अब घर्षण बल और अभिकेंद्रित बल किसे कहते हैं इसको मैं पढ़ाऊंगा। इससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं सभी स्टूडेंटों से, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे याद आ गया, मैं जब बना रहा था ये आप सभी के लिए क्वेश्चन, तो उस समय पर मैं चाहता था कि आप सभी से पूछूं। आप सभी बताइएगा कि आपके स्कूल में जो एग्जाम है, एग्जाम का डेट क्या है, कब से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है और किस दिन आपकी फिजिक्स का पेपर है। फिजिक्स का पेपर का डेट क्या है, ठीक है ना। फिजिक्स का पेपर कब है और केमिस्ट्री का पेपर कब है, ये आप सभी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है ना। चलिए बाबू, तो ये दो चीजें अभी मैं कहूंगा, वीडियो पॉज करिए। पहले आपको अगर डेट पता है एग्जाम का डेट तो जाइए पहले आप पता कर लीजिए मोबाइल पे या जहां पे भी हो। अगर आपको पता है तो तुरंत आप हमें कमेंट में बता दीजिए कब से स्टार्ट हो रहा है, या तो ये बता दीजिए, या फिजिक्स का किस दिन आपको पेपर होगा, क्लास 11th का किस दिन केमिस्ट्री का होगा, केवल ये बता दीजिएगा। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को देख सकते हैं, बट जिनको पता है बता दीजिएगा। उस हिसाब से अकॉर्डिंग आपकी तैयारी और भी बेहतर कराने का हम प्रयास करेंगे और जल्द से जल्द। अगला आता है घर्षण बल क्या होता है और अभिकेंद्रीय बल। घर्षण बल का सिंपल सा कह सकते हैं गति का विरोध करने वाला बल ही घर्षण बल कहलाता है। मतलब क्या है कि कोई भी अगर इसको अच्छे से लिखिए तो आप, मतलब हम तो सिंपल में बोल दिए, आप इसको अच्छे से बोल सकते हैं कि किसी वस्तु के गति का विरोध करने वाला बल घर्षण बल कहलाता है। तो क्या नहीं लिख सकते हैं कि किसी वस्तु का गति का, मतलब किसी वस्तु की गति का विरोध करने वाला बल घर्षण बल कहलाता है। जैसे उदाहरण पर क्या हो जाएगा, सड़क पर चलना, सड़क पर जो चलना होता है घर्षण बल, जैसे सड़क पर चलेंगे तो जाहिर सी बात है घर्षण बल वहां पे लगेगा, तो ये आप याद रखेंगे। अगला आता है अभिकेंद्रित बल क्या होता है। अभिकेंद्रित बल मतलब वृत्तीय गति करने के लिए केंद्र की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्रित बल कहते हैं। जैसे ये हमारे पास एक वृत्तीय गति है, ये हमारे पास एक वृत्त है, इस पर कोई वस्तु है, ये तेजी से इस तरीके से, वो क्या हो रहा है, इस तरीके से तेजी से इस पर गति कर रहा है। मान लेते हैं ये वस्तु है, इस तरीके से तेजी से गति कर रहा है। तो जब ये वस्तु इस तरीके से तेजी से गति करेगा ना, तो ये इसके केंद्र की ओर क्या लगेगा, एक बल लगेगा, और उसी बल को हम क्या कहेंगे, अभिकेंद्रित बल कहते हैं। तो वृत्तीय गति करने के लिए केंद्र की ओर लगने वाला जो बल होता है उसी को अभिकेंद्रित बल कहते हैं। जैसे कि क्या होता है, डोरी से बंधी पत्थरों की गति, समझ रहे हैं ना। जैसे कि क्या है, मान लेते हैं सपोज डेट मेरे हाथ में, अगर मैं आपसे कहूँ, कैसे कहूँ समझिएगा, इसको मैं थोड़ा सा अगर अच्छे से समझा दूँ तो सपोज डेट ये एक पत्थर है, ये हमारे पास हाथ है। अब इस पत्थर को यहाँ से हम इस तरीके से रख लिए हैं, इस तरीके से घुमाएंगे, तो घुमाएंगे तो ये पत्थर क्या है, इस तरीके से घूमेगा। तो वही बात है कि यहाँ पर केंद्र पर एक बल लगेगा, अब उसी बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। डोरी से बनी पत्थर की गति, डोरी से बन गया है ये पत्थर है, ये गति करेगा तो वो अभिकेंद्रित बल कहलाएगा। तो बताइए समझ में नहीं आया, तो यही आपको लिख देना है स्क्रीनशॉट। हाँ जी, बहुत ही अच्छी बात है, ऐसे ही सभी को स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन आता है, कार्य किसे कहते हैं, मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखिए। बिल्कुल हम लिख देते हैं जी। सबसे पहला आता है कार्य किसे कहते हैं। कार्य बराबर क्या होता है जी, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। तो हमने क्या लिखा है, किसी वस्तु पर लगने वाला लगाया गया बल, मतलब क्या है, किसी वस्तु पर लगाया गया बल और वस्तु के विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। किसी वस्तु पर लगाया गया बल और वस्तु के विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं, ठीक है ना।
तो कार्य का ये परिभाषा याद रखेंगे। दूसरी बात बीमीय सूत्र और उदाहरण। तो उदाहरण में याद रखेंगे वस्तु का उठाना। कोई भी वस्तु है अगर उसको उठा रहे हैं तो वहां पे जो बल लगेगा उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम कार्य कहते हैं। तो आशा करता हूं कि कार्य आपको समझ में आ गया होगा कि कार्य किसे कहते हैं जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और इसका बीमीय सूत्र ना Ml2T-2 होता है। ये इसका बीमीय सूत्र आप याद रख लीजिएगा, Ml2T-2 होता है। हाँ, इसका एक चीज याद रखेंगे, मात्रक। इसका मात्रक याद रखेंगे न्यूटन इंटू मीटर। तो ये आप याद रखेंगे, या तो एक न्यूटन इंटू मीटर कह दीजिए, या दूसरा आप कह सकते हैं जूल। ठीक है ना, जूल भी कह सकते हैं, कार्य का मात्रक जूल भी होता है। चलिए जी, आशा करता हूं समझ के होंगे। दूसरी बात यहाँ पे कहा गया, अगला हमारा क्वेश्चन आता है 22 नंबर, धनात्मक और ऋणात्मक कार्य में अंतर बताइए। धनात्मक कार्य किसे कहते हैं? तो परिभाषा हमने लिखा हुआ है शॉर्ट में ही। क्या लिखा है? बल और विस्थापन एक दिशा में हो तो उस कार्य को धनात्मक कार्य कहेंगे। मतलब अगर अच्छे से आप पूरा फुल लिखना चाहें तो परिभाषा आप लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे? ऐसा कार्य जिसमें बल और विस्थापन की दिशाएं समान हो उसे हम धनात्मक कार्य कहेंगे। जैसे कि मैं ये कह रहा हूं, मान लेते हैं ये एक क्या है, ये एक वस्तु है। बाबू ध्यान से समझेंगे, ये एक वस्तु है। अब हम इस वस्तु पर बल लगा रहे हैं, इस दिशा में बल लगा रहे हैं, बल की दिशा इस ओर है। अब विस्थापन, ये वस्तु यहां से हटकर यहां पे चला आया, तो ये वस्तु यहां था, अब यहां पे चला आया है। तो हम क्या लिखें कि बल की दिशा भी इस ओर है और ये वस्तु यहां से यहां तक विस्थापित भी क्या हो गया, विस्थापन की भी दिशा इसी ओर है। तो जब मतलब ऐसा कार्य जिसमें बल और विस्थापन दोनों की दिशाएं एक समान हो तो उसे हम धनात्मक कार्य कहते हैं। जैसे गिरती वस्तु, अब गिरती वस्तु भी क्या होगा, वो भी बल और दिशा दोनों समान होती है। कैसे? तो देख लीजिए, जैसे कि ये तो आप समझ ही गए, एक और समझ लीजिए। जैसे कि ये वस्तु है, ये आपस में ये गिर रही है, तो गिर रही है, जाहिर सी बात है नीचे आ रही है, तो विस्थापन नीचे की ओर हो रहा है। और जो पृथ्वी द्वारा इसका बल भी तो लगाया जा रहा है, नीचे की दिशा में ही तो बल लगाया जा रहा है ना। ये पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल से खींच रही है नीचे की ओर, तो बल भी नीचे लग रहा है और विस्थापन भी नीचे हो रहा है, तो वही होगा धनात्मक कार्य। समझ के होंगे। ऋणात्मक कार्य का मतलब बल और विस्थापन विपरीत दिशा में हो, बल और विस्थापन विपरीत दिशा में होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को ऋणात्मक कार्य कहते हैं। जैसे इसका मैं एग्जांपल दे सकता हूं, जैसे एक तो घर्षण बल हो गया, वो हमारा क्या होगा, ऋणात्मक कार्य कहलाएंगे। इसका पहले फुल परिभाषा क्या कहेंगे, ऐसा कार्य जिसमें बल और विस्थापन दोनों की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हो तो उसे हम क्या कहेंगे, ऋणात्मक कार्य कहते हैं। जैसे कि सपोज दैट, मान लेते हैं ये एक वस्तु है, मैं थोड़ा आपको समझा रहा हूं। मान लेते हैं इस वस्तु पर हम इस दिशा में बल लगा रहे हैं, बल की दिशा क्या है, बल की दिशा इस दिशा में हम बल लगा रहे हैं। जैसे ही हमने इस दिशा में बल लगाया ना, तो ये वस्तु यहां से आकर यहां तक, मतलब विस्थापन इस दिशा में हो गया, ये वस्तु यहां से उठकर और यहां पे चला आया। तो बल की दिशा और विस्थापन की दिशा दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत होगा तो उसी को हम क्या कहेंगे, ऋणात्मक कार्य कहते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए ना, अच्छी बात है। अगला आता है हमारा ऊर्जा किसे कहते हैं। ऊर्जा, एनर्जी क्या होता है, तो किसी भी वस्तु द्वारा कार्य करने की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी जो होती है, उसी को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा मतलब क्या है, कोई भी वस्तु है तो उसके पास कार्य करने की क्षमता कितनी है, वही इसको ऊर्जा कहलाएगी। तो वही लिखा गया है, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाता है। समझ के हैं। अगला आता है इसका मात्रक क्या होता है, तो मात्रक होता है जूल। उदाहरण क्या होता है, तो उदाहरण होता है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या है, जो कोई वस्तु अगर गति कर रहा है तो गति करने की क्षमता होती है तो उसी को गतिज ऊर्जा कहते हैं ना।
मतलब ऊर्जा आप समझ गए हैं, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाएगा। ठीक है, इसका 2-3 चीज आप याद रखेंगे। सबसे पहले इसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है। कार्य करने की मात्रक जूल होता है, ये याद रखेंगे। ऊर्जा भी मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, एक स्थितिज ऊर्जा होती है, एक गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है ना, एक क्या होता है स्थितिज ऊर्जा, दूसरा होता है गतिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है, इसका फॉर्मूला होता है 12mv²। तो ये आप याद रखिएगा। और इसका होता है स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा P = mgh होता है। तो ये आप याद रखेंगे, ये फॉर्मूला है, बस याद रखिएगा। ये दोनों का हमने लिख दिया। बिंदु में याद रखेंगे कि ऊर्जा के कई रूप होते हैं, बिल्कुल सही बात है जी। और संरक्षण नियम लागू है, मतलब ऊर्जा द्रव्यमान या ऊर्जा संरक्षण के नियमों का पालन करता है। ठीक है ना, मतलब ऊर्जा को न तो नष्ट कर सकते हैं, न ही उत्पन्न कर सकते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ठीक है, यही बात है जी। जितना हम लिख रहे हैं बोर्ड पर ना, उतना ही बस आपको एग्जाम में लिखना है, ऐसे ही लिखना है। अगला आता है शक्ति किसे कहते हैं। शक्ति क्या होता है जी, तो यहां पे हमने शक्ति का परिभाषा क्या लिखा है कि किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। उसमें कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहे हैं। इसमें क्या है, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की दर को शक्ति कहेंगे। जैसे कि शक्ति का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बताऊं, तो शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। ये आप याद रखिएगा। शक्ति बराबर कार्य बटे समय होता है। तो यहां पे यही कह रहे हैं, समय को ना जब हम परिभाषा करते हैं तो दर कहते हैं। तो कोई भी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की जो दर होता है उसी को शक्ति कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। और शक्ति P बराबर क्या होता है, W/T होता है। ये संकेत रूप में हमने यहाँ पर लिख दिया। और जैसे क्या होता है मोटर की शक्ति, मोटर की शक्ति एक होती है कि कितने देर तक वो चल पाएगा, तो वही जो शक्ति है वही है जी हमारा। इसमें 2 चीजें आपसे पूछी जाती हैं। एक तो आपसे पूछ लिया जाता है मात्रक, तो मात्रक याद रखेंगे। एक तो इसका होता है जूल प्रति सेकेंड, ये आप याद रखेंगे, जूल प्रति सेकेंड होता है। और दूसरा भी आप याद रखेंगे, वो होता है वाट। शक्ति का मात्रक वाट होता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। कण और निकाय में अंतर लिखिए। तो कण और निकाय में अंतर क्या होता है, कण क्या होता है, वह चीज जिसका आकार नगण्य होता है। नगण्य मतलब बहुत ही सूक्ष्म होता है, छोटा होता है, उसी को कण कहते हैं। जैसे कि बिंदु द्रव्यमान, जैसे कि अणु परमाणु, जो परमाणु हो गया, अणु हो गया, तत्व हो गए, ये सब छोटे कण हैं बहुत, तो वो सभी कण कहलाएंगे। अगला आता है निकाय क्या होते हैं, तो कई कणों का समूह ही निकाय कहते हैं। कई कणों का समूह निकाय कहलाता है। जैसे ठोस गेंद, ठोस जो गेंद है वो बहुत सारी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, निकाय कहेंगे। स्क्रीनशॉट। ठीक है, आगे बढ़े। अगला आता है परिक्रमा और घूर्णीय गति किसे कहते हैं। परिक्रमा गति और घूर्णी गति में अंतर बताना है। तो परिक्रमा गति पहले समझ लेते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, जब कोई वस्तु किसी बाहरी अक्ष या अन्य वस्तु के चारों ओर घूमता है तो उसी को परिक्रमा गति कहते हैं। मतलब क्या है कि ये एक वस्तु है, ये एक वस्तु है, और इस वस्तु के, ये जो हमारे पास वस्तु है, इसके चारों ओर एक और वस्तु है जो इस वस्तु के चारों ओर परिक्रमा लगाता है, गति करता है, तो उसी को परिक्रमा गति कहते हैं। जब कोई वस्तु किसी बाहरी अक्ष या अन्य वस्तु के चारों ओर घूमता है, जब कोई वस्तु अपनी बाहरी अक्ष या कि अन्य वस्तु के चारों ओर घूमता है तो उसी को परिक्रमा गति कहते हैं।
ठीक है। उदाहरण के तौर पर पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, पृथ्वी जो ये पृथ्वी है वो सूर्य के, ये जो सूर्य है सूर्य के चारों ओर घूमना ही परिक्रमा गति कहलाता है। घूर्णीय गति का मतलब क्या होता है जी? घूर्णीय गति का मतलब जब कोई वस्तु अपने ही अक्ष के चारों ओर घूमता है तो उसे घूर्णीय गति कहते हैं। जैसे कि पंखे की घूमना, जब कोई भी वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर अगर घूमता है, अपने ही अक्ष के, देखते हैं ना पंखा अपने अक्ष के, पंखा क्या होता है अपने अक्ष के चारों ओर घूमता है, तो उसी को हम क्या कहेंगे? घूर्णीय गति कहेंगे। इसमें कुछ समझाना नहीं है, सब प्रैक्टिकली आप पंखा भी देख सकते हैं अपने घर पर, ठीक है। क्या बात है। अगला आता है केंद्रित बल क्या होता है? केंद्रीय बल। तो केंद्रीय बल का मतलब होता है कि जो बल किसी वस्तु के वृत्तीय गति के दौरान सदैव वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है, उसी को केंद्रीय बल कहते हैं। जैसे डोरी से बंधे पत्थर को घुमाने पर डोरी पर लगने वाला बल, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे ये एक वस्तु है और इसको एक हमने धागे में बांध दिया और इसको अगर हम घुमाते हैं तो जाहिर सी बात है इस तरीके से गति करेगा। तो केंद्र, ये जो वस्तु का जो केंद्र है, तो केंद्र पर जो लगने वाला बल है उसी को केंद्रीय बल कहते हैं। तो वही बात लिखा गया है कि जो बल किसी वस्तु के वृत्तीय गति के दौरान सदैव वृत्त के केंद्र की ओर, वृत्तीय गति, अगर वृत्त की गति करेगा तो वृत्तीय गति के दौरान सदैव केंद्र की ओर लगने वाला, केंद्र की ओर कार्य करता है, तो उसी को केंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है ना। मतलब सिंपल से ये भी हम कह सकते हैं, तो वृत्तीय, हम ये भी कह सकते हैं कि वृत्तीय गति के दौरान केंद्र की ओर लगने वाले बल को केंद्रीय बल कहते हैं। जैसे कि डोरी से बंधे हुए ये एग्जाम्पल आप दे ही सकते हैं। इसमें कुछ है जी? कुछ है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल कुछ भी तो नहीं है। सिंपल सा हम बता रहे हैं और वह ऐसा हम एग्जाम्पल दे रहे हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। अगला आता है केंद्रीय त्वरण, कोणीय वेग और तत्कालिक वेग में अंतर लिखिए। सिंपल सा हमने यहाँ पे देखिए, ज्यादा हम डिटेल में जाएंगे उतना हमें आवश्यकता ही नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, एक एक करके आंसर लिखिएगा। केंद्रीय त्वरण का मतलब होता है वह त्वरण जो वस्तु को वृत्त के केंद्र की ओर खींचता है। क्या कहा गया? वह त्वरण जो वस्तु को वृत्त के केंद्र की ओर खींचता है उसे केंद्रीय त्वरण कहते हैं। ठीक है ना। वह त्वरण जो वस्तु को वृत्त के केंद्र की ओर खींचता है केंद्रीय त्वरण कहलाएगा। वह त्वरण जो कोई भी वस्तु है तो उसको वृत्त के केंद्र की ओर खींचता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? केंद्रीय त्वरण कहेंगे। अगला आता है कोणीय वेग का मतलब किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड घुमाया गया जो कोण होता है उसी को कोणीय वेग कहते हैं। किसी वस्तु को प्रति सेकंड घुमाया गया जो कोण होता है, मान लेते हैं सपोज दैट ये एक वस्तु है, ये सपोज ये वस्तु यहाँ पे है और इस वस्तु को इतने डिग्री के कोण पर हम घुमा रहे हैं, तो किसी भी वस्तु को प्रति सेकंड घुमाया गया जो कोण होता है उसी को हम कोणीय वेग कहेंगे। अगला आता है तत्कालिक वेग का मतलब होता है निश्चित क्षण, किसी निश्चित क्षण पर वस्तु का जो वेग होता है उसी को तत्कालिक वेग कहते हैं। मतलब किसी निश्चित क्षण पर वस्तु के वेग को तत्कालिक वेग कहते हैं। तो बताइए, लिख नहीं देंगे परिभाषा, सिंपल सा हम लिखे हुए हैं, इतना ही लिखना है केवल। ले लिए स्क्रीनशॉट, अच्छी बात है। अगला आता है 29 नंबर क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? लिखिए। गुरुत्वाकर्षण बल का मतलब क्या होता है कि दो द्रव्यमान वाले पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। दो द्रव्यमान बलों के बीच मतलब क्या है कि ये एक वस्तु है, ठीक है ना। तो दो द्रव्यमान इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, ये 5 किलो का होगा, ये भी 5-6 किलो का होगा। तो दो द्रव्यमान वाले कणों के बीच लगने वाला जो बल होता है उसी बल को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण कहते हैं।
दो द्रव्यमान वाले पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर वस्तु का पृथ्वी की ओर गिरना, बिल्कुल सही बात है जी। अब देखिए पृथ्वी का भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, ये वस्तु है, ये नीचे की ओर गिर रहा है, तो वस्तु का भी कुछ ना कुछ, पृथ्वी का भी द्रव्यमान होगा, इस वस्तु का भी द्रव्यमान होगा, तो इनके बीच जो बल लगेगा वो बल क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल होगा। तो ये बातें हैं जी। अगला आता है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, मतलब जी को परिभाषित कीजिए। इसी को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक या स्थिरांक भी कहते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए गुरुत्वाकर्षण बल जो इसको स्मॉल जी से दर्शाते हैं, इसका मान समय के स्थान की जगह पर बदलता रहता है, हर जगह अलग अलग होगा, परंतु यहाँ पे जो ये हमारा गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है ना या नियतांक है, इसका मान सदैव नियत रहता है। तो गुरुत्वाकर्षण नियम में प्रयुक्त स्थिरांक को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहते हैं। समझ रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ये इतनी बात आप याद रखेंगे। गुरुत्वाकर्षण नियम में प्रयुक्त स्थिरांक को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहते हैं। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे एक बात याद रखेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल F = क्या होता है, G m1 m2 r² होता है, सॉरी m2 यहाँ पे होगा, m2 r² होता है। तो ये एक फॉर्मूला याद रखेंगे, ये गुरुत्वाकर्षण बल है यहाँ पे, ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे। और गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पे होता है, गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान होता है वो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड होता है, ये भी बात आप याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे याद रखेंगे ये जो जी है ना, यही जी है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, तो ये भी बात आप याद रखेंगे। आशा करता हूँ समझ के होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज आप कंफ्यूजन में होगा, सर m1 m2 क्या है, तो ये m1 m2 दो वस्तु है, ये दो वस्तु है, इसका द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान m2 है, तो वही है जी। r क्या है, इन दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी है जी, ठीक। चलिए अगला हमारा आता है 31 नंबर क्वेश्चन, जो क्या कह रहा है, ठोसों का आंतरिक गुण क्या होता है, ठोसों का यांत्रिक गुण, ठोसों का यांत्रिक गुण। तो यहाँ पे ठोसों के यांत्रिक गुण का मतलब ठोस पदार्थों के वे गुण, कोई भी ठोस पदार्थ है तो उसका वह गुण जो बाहरी बल लगाने पर उनके व्यवहार को दर्शाता है। समझ रहे हैं, ठोस पदार्थों का वह गुण जो बाहरी बल लगाने पर उनके व्यवहार को दर्शाता है ना, तो उसी को ठोसों का आंतरिक या यांत्रिक गुण कहते हैं। समझ रहे हैं, ठोसों का वह गुण जो किसी वस्तु पर बाहरी बल लगाने पर व्यवहार को, उनके व्यवहार को दर्शाएगा, उसी को ठोसों का आंतरिक गुण कहलाता है। अगला आता है इसके मुख्य गुण कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता है प्रत्यास्थता, दूसरा कठोरता, तीसरा होता है दृढ़ता। तो ये आप तीनों याद रखिएगा। चलिए हम तो 31 क्वेश्चन देख लिए ना, मतलब लगभग 16 आज के इस वीडियो में देख लिए हैं। पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, एक आवश्यक बात हम बताते हैं आपको, ठीक है जी। चलिए तो फिलहाल मैं बता दूं कि हमने आप सभी से 50 क्वेश्चन का कहा है, तो अभी तक कितना हो गया है, 31 हो गया है। हमने आप सभी से कहा भी था कि जो महत्वपूर्ण परिभाषा है उसको हम 3 पार्ट में कराएंगे। पार्ट 1 हमने आप सभी को करा ही दिए हैं। पार्ट 2 जो है, पार्ट 2 ये आप सभी ने आज की इस वीडियो को देख लिया तो वो कंप्लीट ही हो गए। एक अंतिम जो आएगा पार्ट 3, इसमें जितने भी बचे हुए हैं लगभग देख लिए हैं, 19 और क्वेश्चन बचे हुए हैं। 31 देख लिए, 19 और क्वेश्चन बचे हुए हैं, इसको हम करा देंगे पार्ट 3 में। तो आपको आज 3 क्वेश्चन का कमेंट करना है, दो कमेंट करना है। सबसे पहली बात एग्जाम डेट कब है ये आपको बताना है, एग्जाम का डेट कब है ये आप कमेंट कीजिएगा। और दूसरा आपको कमेंट करना है कि पार्ट 3 पर वीडियो लाइए, ठीक है। तो अगर स्टूडेंट पार्ट 3 पर वीडियो मांगते हैं, आप सबका अच्छा रिस्पांस रहेगा तो मैं जरूर लाऊंगा। अभी तक अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखे हैं
नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में परिभाषा पार्ट 1 के नाम से एक लिंक मिलेगा, उसको क्लिक करके आप जाइए देख लीजिए। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा। और इतना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए दिल से आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू सो मच इतना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए। थैंक यू जी। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू।